हेलो प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि वर्कशीट नंबर 29 है और यह 16 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से और यहाँ के से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट, फ्रांसीसी क्रांति, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राष्ट्रवाद की भावना उठी, क्योंकि फ्रांस में जो है ना एक तरह का क्रांति आया, उसमें जो है ना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार वहां से उठे। ठीक है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश हुआ और सब हर एक लगभग देशों में राष्ट्रवाद की भावनाएं जगी और लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे। और कई देश ऐसे हैं जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुकी है। अब देखिए, नागरिक संहिता कानून। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, नागरिक संहिता कानून, उसके बाद वियना की संधि जो 1815 में हुआ था, उदारवादियों की क्रांति जो 1848 में हुआ था, और जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 में, और इटली का एकीकरण 1859 से लेकर के 1871 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें हमें एक एक करके इसे अच्छे से समझना है। जो फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने ऐसा अनेक कदम उठाए ऐसे जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान यानी राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती है। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन के नाम से जाना गया। यानी नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को का जो स्टार्टअप किया, ठीक है, उसी मेन पॉइंट को हम जानते हैं जो 1804 की नागरिक संहिता, जिन्होंने नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआत के दशक में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से जुड़े हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको अगर मेन पॉइंट अगर पूछे यूरोप में राष्ट्रवाद के क्रमिक विकास क्या, तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति, नागरिक संहिता, वियना की संधि और उदारवादियों की संधि, उदारवादियों की क्रांति और जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट हम देख रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद, संविधान आधारित शासन यानी समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जैसे विचार। ठीक है, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा हुआ। ठीक है, यानी फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद में फ्रांस को क्या क्या हुआ। ठीक है, तो संविधान के वहाँ जो है ना शासन संविधान के अनुसार चलने लगा, उसमें स्वतंत्रता की सबको दी गई, समानता दी गई, सभी को समान अधिकार दिया गया और भाईचारे का भी प्रतीक वहाँ है। ठीक है, और नया फ्रांसीसी तिरंगा वहाँ अपनाया गया, नेशनल असेंबली का गठन किया गया और आयात निर्यात शुल्क समाप्त एवं मापतौल की एक समान व्यवस्था अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्र की भाषा साझा बनाया गया, यानी राष्ट्र की भाषा फ्रेंच को बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 1804 की नागरिक संहिता क्या है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को क्या किया गया, इसके अनुसार खत्म कर दिया गया। कानून के समक्ष समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया और प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। सामांतिक व्यवस्था को समाप्त किया गया, जबकि किसानों की भू दास्तब और जामींदार शुल्कों से मुक्ति हुई। और फिर से उसके बाद क्या है, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये पॉइंट ये सारे याद रखना है और आपको समझ में भी आ रहा है। अब देखिए, उदारवादी राष्ट्रवाद का कैसे विकास हुआ राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से, अगर हम इसे समझे तो, जिसमें सहमति पर आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का अंत हुआ। ठीक है, संविधान आधारित शासन हुआ और संसदीय सरकार या प्रतिनिधित्व आधारित हुआ। उसके बाद विशेष सत्ताओं का अंत हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है ना डियर स्टूडेंट हम देखेंगे, यानी वहाँ जो विशेष अधिकार दिया जाता था, यानी फ्रांस में जो विशेष अधिकार था, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को कोई जो है ना टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, वो तृतीय वर्ग से ही लेते थे, तो उन सबको समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष समानता, यानी सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान अधिकार मिला और मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं। वहाँ पुरुषों को तो मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार तो मिल गया, महिलाओं को नहीं मिला था, लेकिन फिर भी पहले से राजतंत्र से अच्छा था। ठीक है,
और मुक्त बाजार व्यवस्था, ठीक है। मुक्त बाजार यानी वैसा बाजार जहां हर व्यक्ति जा सकता है, उस बाजार में अपनी जरूरत की वस्तुओं को खरीद सकता है। वस्तु एवं सेवा पर प्रतिबंध से मुक्ति, और कोई भी वस्तु है जो पहले था, जो कुछ वस्तुएं जो है ना वो प्रथम स्टेटस के लोग ले सकते थे, द्वितीय स्टेटस के, तृतीय के नहीं ले सकते, तो ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। तो अर्थात उदारवादी राष्ट्रवाद यानी एक राजनीतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया, और फ्रांसीसी क्रांति से उसके बाद फ्रांस में एक लोकतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट, इसमें 4 बेहद ही आसान से प्रश्न पूछे गए, इस सभी का एक एक करके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो, तो स्टूडेंट आइए हम देखते हैं 1804 की नागरिक संहिता की विशेषता का व्याख्या करना है हमें, ठीक है। नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या, तो देखिए 1804 की नागरिक संहिता की विशेषता की व्याख्या है जो कि निम्नलिखित है, जिसमें से पहला है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को क्या किया गया, समाप्त कर दिया। जो जन्म से, जो व्यक्ति जन्म लेता था तो प्रथम स्टेटस से ही था तो उससे ज़्यादा अधिकार था, ठीक है। तृतीय स्टेटस के लोगों को नहीं था, उसे टैक्स भी देना पड़ता था, जबकि प्रथम और तृतीय स्टेटस के लोगों को नहीं देना पड़ता था, उसे खत्म कर दिया गया, ठीक है। और कानून के समक्ष समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया, यानी कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है और उसकी जो संपत्ति है उसको उसी का पर उसका अधिकार है, ठीक है, अपने अपने संपत्ति पे। उसके बाद प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, यानी जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जोन था वहाँ सबको सरल बनाया गया, यानी शासन करने की जो भी तरीका था उसको सबको सरल बनाया गया। समानती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, यानी राजा का बेटा भी राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा, तो ये जो प्रोसेस था, प्रक्रिया था समानती व्यवस्था, उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद हम कह रहे किसानों की भूदास्तव और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति हो गई, किसानों को भूदास्तव और जागीरदारी से मुक्ति मिल गई उसे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, यानी शहरों में जो कारीगर के श्रेणी संघ थे ना उसके नियंत्रण को हटा दिया गया, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है जो कि बेहद ही आसान है। फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार का मजबूती मिला, तो फ्रांसीसी क्रांति ने आरंभ से ही ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, जिसमें से संविधान आधारित शासन का गठन किया पहला, यानी फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को मजबूत इस प्रकार किया क्योंकि संविधान आधारित शासन का गठन किया, ठीक है। नया फ्रांसीसी झंडे को अपनाया गया और एक ऐसे कानून तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है, एक जैसा कानून, ठीक है। और फ्रेंच की जो भाषा थी राष्ट्रभाषा उसे बनाया गया फ्रेंच भाषा को। क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नए विचार दिए, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। तो उदारवादी विचारक राष्ट्रवाद के खिलाफ थे, यानी उदारवादी विचारक राष्ट्रवाद के खिलाफ थे, जन्म आधारित विशेषाधिकार के भी खिलाफ थे और ये लोकतंत्र के पक्षधर थे, ठीक है। ये लोकतंत्र के क्या पक्ष में थे और ये समानता के पक्षधर थे। अब नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के इस विचार से आप अधिक प्रभावित है और क्यों। तो चलिए हम फ्रांसीसी क्रांति के जो है ना डियर स्टूडेंट राष्ट्रवादी विचार से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व से अधिक प्रभावित है क्योंकि यह विचार पूरी दुनिया में एक राष्ट्रवाद एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी, ठीक है। यहाँ पे आप डॉट लगा लेंगे, ठीक है, नींव रखी। और हमारे संविधान में भी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व इसी क्रांति से लिया गया है, इस लेकर के मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।